अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे तरक्की के मैदान में चीन की कामयाबियों का। इस हवाले से पाक चीन ताउन तंजीम का इजलास, चीनी साख्ता ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, ट्रेन के सफ़र में इजाफा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाइब्रिड सोलर एनर्जी और चीन की जापानी जारहियत के खिलाफ जंग में फतह समेत दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन रहेगा और इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए दुनिया भर के आवाम के साथ मिलकर काम करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जापानी जारहियत के खिलाफ जंग में फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर मज़ाहमती जंग में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन पेश किया और बैनुल-अक़वामी दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चीनी अवाम की मदद की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जापानी जारहियत के खिलाफ चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग की 80वीं सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चीन पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन रहेगा और इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल की कम्युनिटी की तामीर के लिए दुनिया भर के आवाम के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने मज़ाहमती जंग में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन पेश किया और बैनुल-अक़वामी दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चीनी अवाम की मदद की। सदर शी ने इस बात पर जोर दिया कि तारीख से सबक सीखते हुए ममालिक को बाहमी एहतराम, पुरअमन, बक़ाए बाहमी और मुश्तरका सलामती को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की मुहाफ़िज़ है। उन्होंने तमाम चीनी अवाम से चीनी खुसूसियात के साथ इश्तराकियत की राह पर चलने, मज़ाहमती जज्बे को आगे बढ़ाने और कौमी निशात सानिया के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा किया। जापानी जारहियत और आलमी फाशिस्ट मुखालिफ जंग के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग में अजीमुल शान फौजी परेड में जदीद स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक हथियारों का मुजाहरा किया गया। चीन के स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक ग्रुप ने फौजी परेड में 4 अहम मिसाइल फॉर्मेशंस पेश की जिनमें क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और 2 जौहरी मिसाइल फॉर्मेशंस शामिल थे। चीन ने जापानी जारहियत और आलमी फाशिस्ट मुखालिफ जंग के खिलाफ चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग में फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर बुध के रोज़ बीजिंग में एक अज़ीमुश्शान फौजी परेड में अपने जदीद स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक हथियारों का मुजाहरा किया। चीन के स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक ग्रुप ने अपनी फौजी परेड में 4 अहम मिसाइल फॉर्मेशंस पेश की जिनमें क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और 2 जौहरी मिसाइल फॉर्मेशंस शामिल थीं। क्रूज मिसाइल फॉर्मेशन में चांगजियान 20A, यिंगजी 18C और चांगजियान 1000 जैसे जदीद मिसाइल दिखाए गए जो चीन की तवील फासले तक ऐन मुताबिक हमलावर सलाहियतों का मजहर थे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यिंगजी 21, डोंगफिंग 17 और डोंगफिंग 26D शामिल थे जो हर मौसम में दिफाई निज़ाम को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जौहरी मिसाइल फॉर्मेशंस में चीन ने पहली बार ज़मीन, समंदर और हवा में चलने वाली मिसाइल्स का मुजाहरा किया जिसमें डोंगफिंग 5C जैसे बैनुल-बर्रे आज़मी मिसाइल्स भी शामिल थे। ये तमाम हथियार मुल्की तौर पर तैयार करदा हैं और चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया है। इस परेड का मकसद चीन की जदीद दिफाई सलाहियतों और अमन के लिए अज़्म का इज़हार था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने थियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम प्लस इजलास में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव तजवीज़ पेश की। इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ जो आज यहाँ मेरे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की गुज़िश्ता तजावीज़ के बाद पेश किया जा रहा है। सदर शी जिनपिंग ने थियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम प्लस इजलास में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ पेश की। उन्होंने इजलास से खिताब में कहा कि मैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ जो आज यहाँ मेरे ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की गुज़श्ता तजावीज़ के बाद पेश किया जा रहा है। शी जिनपिंग ने कहा कि मैं तमाम ममालिक के साथ एक ज़्यादा मुनसिफाना और मसावी आलमी हुक्मरानी के निज़ाम की जानिब पेशकदमी करने और बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे की जानिब बढ़ने के लिए काम करने का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए 5 उसूलों को उजागर किया। पहला, हमें खुद मुख्तार मसावात पर अमल करना चाहिए। दूसरा, हमें बैनुल-अक़वामी क़ानून की हुक्मरानी की पाबंदी करनी चाहिए। तीसरा, हमें कसीरुल जहती तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए। चौथा, हमें अवाम पर मरकूज़ नुक्ता नज़र की वकालत करनी चाहिए। पाँचवां, हमें हकीकी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास 2025 में इस उम्मीद का इजहार किया है कि उससे शंघाई स्पिरिट को मज़ीद फ़रोग़ और यूरेशिया में बाहमी रवाबित को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ते के मुमालिक बाहमी हम आहंगी, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और तरक्की के नए मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के 2025 के तिहानजन सरबराही इजलास से इस उम्मीद का इजहार किया कि इससे शंघाई स्पिरिट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा और यूरेशिया में बाहमी रवाबित को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये इजलास एक ऐसे अहम वक्त में हुआ है जब खित्ते के ममालिक बाहमी हम आहंगी, गहरे इंज़माम और मजबूत कसीर जहती ताउन के ज़रिए मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और तरक्की के नए मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन की सदारत में इस इजलास के मुस्बत नताइज होंगे और पाकिस्तान बतौर रुकन मुमलिकत और चीन के सच्चे दोस्त के तौर पर तंजीम की कामयाबी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मुसलसल गहरी हो रही है, जिससे अवामी हिमायत की मजबूत बुनियाद, अंदरूनी ड्राइविंग फोर्स और तरक्की के वसी इम्कानात हासिल हैं। चीन पाकिस्तान के साथ पेशा वराना तालीमी ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बाइख्तियार बना रहा है और शंघाई ताउन तंजीम के विजन को हकीकत में बदलने में मदद कर रहा है। पाकिस्तानी तुलबा की बड़ी तादाद तियानजिन की लुहान वर्कशॉप में तरबियत हासिल कर रही है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पेशा वराना तालीमी ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाइख्तियार बना रहा है और शंघाई ताउन तंजीम के विजन को हकीकत में बदलने में मदद कर रहा है। तियानजिन में, जो पेशा वराना तालीम का एक अहम बैनुल अक़वामी मरकज़ है, पाकिस्तानी तलबा बड़ी तादाद में लोबान वर्कशॉप में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस वर्कशॉप का नाम कदीम अफसानवी चीनी कारीगर लोबान के नाम पर रखा गया है। 2023 में यहाँ आने वाले मोहम्मद उमर यहाँ आने से कबल पाकिस्तान में ही लोबान वर्कशॉप में 6 माह तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुके थे। एक और पाकिस्तानी तालिब इल्म अब्दुल रहमान के मुताबिक लोबान वर्कशॉप में तरबियत हासिल करने से उनकी आमदनी मकामी कारकुन के मुकाबले में दुगनी हो सकती है। लोबान वर्कशॉप के एक और तालिब इल्म मोहम्मद हसन का ख्याल है कि इस तरह के ताउन से SCO समेत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। चीन अपने मॉडल को बरामद करने के बजाय गैर मुल्की ज़ेर तरबियत अफराद को जदीद महारतें सिखाने के लिए SCO जैसे कसीरुल जहती प्लेटफॉर्म्स के जरिए पेशा वराना तालीमी ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 2016 में थाईलैंड में पहला स्कूल खुलने के बाद नवंबर 2024 तक 30 ममालिक और ख़ित्तों में 34 से ज़्यादा लोबान वर्कशॉप्स कायम की जा चुकी हैं। चीन हुकूमती और निजी शोबों में सरमायाकारी का फ़रोग़ जारी रखेगा। चीन के तरक्की और इस्लाहात कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि खपत को फ़रोग़ देने और मार्केट की ताकत को बढ़ाने के लिए इक़दामात का नया सिलसिला नाफिज किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर पेशा वराना महारत की तरबियत और कम अज़ कम उजरत और एडजस्टमेंट का हर तरीका शामिल होगा। चीन के तरक्की और इस्लाहात कमीशन की तर्जुमान ने कहा है कि चीन खपत को मरकजी हुकूमत और निजी सरमायाकारी दोनों कलीदी शोबों में फ़रोग़ देना जारी रखेगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खपत को फ़रोग़ देने और मार्केट की ताकत को बढ़ाने के लिए इक़दामात का एक सिलसिला नाफिज किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर पेशा वराना महारत की तरबियत और कम अज़ कम उजरत में एडजस्टमेंट का बेहतर तरीक़ाकार शामिल है। नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन मुताल्लिका पॉलिसियों की हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाते हुए सारिफीन के सामान के लिए ट्रेडिंग पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक सरमायाकारी के लिहाज से NDRC तरक्की के मुमकिना निकात को भरपूर तरीके से तलाश करेगा और सरमायाकारी में इजाफे को बढ़ाएगा। सरकारी सरमायाकारी तरक्की के लिए ज़रूरी कलीदी शोबों और कलीदी मंसूबों पर मरकूज रहेगी। ख़ास तौर पर NDRC लोगों के रोज़गार से मुताल्लिक मंसूबों के लिए मरकजी हुकूमत की सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए मंसूबे बनाएगा, ताकि मकामी हुकूमतों पर फंडिंग में दबाव को कम किया जा सके। चीन के खुद इख्तियार इलाके के शहर शीहीजे में लो एल्टीट्यूड इकॉनमी इंडस्ट्री की जानिब से इनोवेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी खरीदारों की शिरकत ने चीनी साख्ता सामान खुसूसन सिविल ड्रोन्स की आलमी मार्केट तक पहुँच में तेज़ी को जाहिर किया गया है। मारूफ चीनी UAV मैन्युफैक्चरर 77 मुआहिदों पर दस्तखत करते हुए मरकज़े तवज्जो रहे।
چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہر شی ہیزے میں لو الٹیٹیوڈ اکانومی انڈسٹری کی انوویشن ڈیولپمنٹ کانفرنس میں بین الاقوامی خریداروں کی نمایاں شرکت نے اس حوالے سے چینی ساختہ سامان خاص طور پر سول ڈرونز کی عالمی مارکیٹ میں پہنچ میں تیزی کو ظاہر کیا ہے۔ ایک معروف چینی UAV مینوفیکچرر نے خریداری اور آپریشنل سروس کے 77 معاہدوں پر دستخط کرتے ہوئے توجہ حاصل کی، جو چینی سول ڈرونز کی بیرون ملک مارکیٹ میں ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ ان بین الاقوامی آرڈرز کی کل مالیت 1 ارب یوان سے زیادہ ہے۔ ان معاہدوں میں انڈونیشیا کی کمپنی کے ساتھ 20 ڈرون سسٹمز کی خریداری کے معاہدے پر خصوصی دستخط بھی شامل ہیں۔ UAV ماڈل کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 5.25 ٹن اور زیادہ سے زیادہ پے لوڈ 1.9 ٹن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سنکیانگ مغرب کی طرف موجود اپنے راستے کے فائدے کو بروئے کار لاتے ہوئے ایئر سلک روڈ کی ترقی کو فعال طور پر آگے بڑھا سکتا ہے اور لو الٹیٹیوڈ سے منسلک صنعت علاقائی معاشی ترقی اور بین الاقوامی رابطے کی ایک اہم بنیاد کے طور پر کام کرے گی۔ موسم گرما میں ٹرین کا سفر کرنے والوں کی تعداد 90 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے مطابق ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مسافروں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ملک میں ٹرین آپریٹرز نے ہائی سپیڈ ریلوے کے اہم علاقوں میں ٹرین کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانے، 11,000 مسافر ٹرینز چلانے اور ٹرانسپورٹ کی گنجائش میں 10% اضافے جیسے اقدامات کیے۔ چین میں اس سال موسم گرما میں ریل کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد 90 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچی، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے ایک بیان کے مطابق یہ تعداد 1 جولائی سے 21 اگست تک 2 ماہ کے دوران کی ہے۔ اس تعداد میں ہفتہ وار اضافہ دیکھا گیا۔ ہر ہفتے ریل کے ذریعے سفر کرنے والوں کی تعداد نے 10 کروڑ سے تجاوز کیا، جبکہ روزانہ اوسطاً 15 ملین سفر ریکارڈ کیے گئے، جو اس سال موسم بہار میں چین کے نئے سال کے موقع پر آنے والی چھٹیوں کے دوران ہونے والے سفر سے 22 لاکھ زیادہ ہیں۔ طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں ریل آپریٹرز نے اہم ہائی اسپیڈ ریلوے حصوں پر ٹرین کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانے، زیادہ کاؤنٹی اسٹیشنوں تک خدمات کو وسعت دینے، قومی ریلوے نیٹ ورک میں روزانہ اوسطاً 11,000 مسافر ٹرینیں چلانے اور گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ٹرانسپورٹ کی گنجائش میں تقریباً 10% اضافے جیسے اقدامات کیے۔ وزارت نقل و حمل کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال موسم گرما میں نقل و حمل کے تمام ذرائع کے ذریعے بین العلاقائی مسافروں کے سفر کی تعداد 119 ارب تک پہنچی، جس میں روزانہ اوسطاً 192 ملین سفر ہوئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.5% زیادہ ہے۔ چینی مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور ہائی ٹیک جدت خصوصاً مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں گہری دلچسپی کے پیش نظر غیر ملکی اداروں کی دلچسپی چینی کمپنیز میں بڑھ رہی ہے۔ مورگن سٹینلی نے کہا کہ غیر ملکی مالیاتی اداروں کی مختلف شعبوں میں ریسرچ جاری ہے۔ چینی مارکیٹ کی صلاحیت میں بڑھتے ہوئے اعتماد اور ملک میں ہائی ٹیک جدت خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے شعبے میں گہری دلچسپی کے پیش نظر غیر ملکی مالیاتی اداروں کی دلچسپی چینی کمپنیوں میں بڑھ رہی ہے۔ مورگن اسٹینلے کے چیف اکنامسٹ شنگ زی چیانگ نے کہا کہ غیر ملکی مالیاتی ادارے مختلف شعبوں میں اپنی تحقیق کر رہے ہیں۔ ان اداروں کی اہم دلچسپیوں میں ملکی مصنوعی ذہانت کی کمپیوٹنگ پاور کی ترقی، اسمارٹ ڈرائیونگ اور ہیومنائڈ روبوٹس جیسی ٹیکنالوجیز، نیز چینی کمپنیوں کے عالمی سطح پر ابھرنے اور چین میں نئے کنزیومر ماڈلز میں تبدیلی کے حالیہ رجحانات شامل ہیں۔ اس سال ایشیئر کمپنیوں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کی تحقیق میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب تک 680 غیر ملکی اداروں نے ایشیئر کمپنیوں کے 5,620 سے زائد تحقیقاتی دورے کیے ہیں، جن میں سے کئی اداروں کے 100 سے زائد دورے بھی شامل ہیں۔ بچوں کی پرورش کے لیے سبسڈی پروگرام اور مرحلہ وار مفت پری اسکول تعلیم کی پالیسی ملک بھر میں نافذ العمل کر دی گئی ہے۔ نئی پالیسی نے والدین پر مالی بوجھ کو کم کیا ہے۔ چین میں خاندانوں کی مدد اور بچوں کی پیدائش پر حوصلہ افزائی کے وسیع تر اقدامات کے حوالے سے شروع ہونے والا قومی سبسڈی پروگرام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ چین میں بچوں کی پرورش کے لیے سبسڈی پروگرام اور مرحلہ وار مفت پری اسکول تعلیم کی پالیسی ملک بھر میں مستحکم طریقے سے نافذ کی گئی ہے، جس نے خاندانوں پر مالی بوجھ کو مؤثر طریقے سے کم کیا ہے۔ چین نے خاندانوں کی مدد اور بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کے وسیع تر اقدامات کے حصے کے طور پر 2025 سے شروع ہونے والا ایک قومی سبسڈی پروگرام متعارف کرایا ہے۔
इस प्रोग्राम के तहत 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए खानदानों को सालाना 3600 युआन यानी तकरीबन $504 दिए जा रहे हैं। इन सब्सिडीज के लिए दरखास्तें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के जरिए दस्तयाब हैं। सब्सिडी प्रोग्राम के अलावा हुकूमत ने हाल ही में मुल्क भर में किंडरगार्टन के आखिरी साल में बच्चों के लिए देखभाल और तालीमी फीसों में मरहलावार छूट का भी ऐलान किया है, जिससे इस खिज़ा के सेमेस्टर में तकरीबन 12 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीज़ होंगे। इन पॉलिसी तब्दीलियों के नतीजे में किंडरगार्टन की आमदनी में कमी को दूर करने के लिए मालियाती हुक्काम दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद, हर इलाके में फीकस बच्चों की देखभाल की असल फीस जैसे अवामिल को मद्देनजर रखते हुए किंडरगार्टन को सब्सिडी फराहम करने के लिए तालीमी महकमे के साथ ताउन करेंगे। सूबा ग्वांगडोंग के शहर शेंजन की बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग की सनत दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। कार्बन फाइबर बाइसिकल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी XTS शेंजन जिडिशिंग बाइसिकल्स इस मैदान में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 10 मिलियन यूनिट से ज्यादा है। जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग का शहर शेंजन साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी मरकज के तौर पर उभरा है, जिसने जिद्दत और सनती अपग्रेडिंग के जरिए रिकॉर्ड बरामदात हासिल की हैं। कार्बन फाइबर साइकिलों की दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी XDS शेंजन जिडिशिंग बाइसिकल्स इस मैदान में कायदाना किरदार अदा कर रही हैं, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 10 मिलियन यूनिट से ज़्यादा है और इसका मुकम्मल सनती चेन तहकीक व तरक्की से लेकर खुदकार पैदावार और फ़रोख्त तक फैला हुआ है। 2025 के पहले 7 महीनों में शेंजन ने 680 मिलियन युआन यानी तकरीबन 95.36 मिलियन $US मालियत की साइकिलें बरामद की, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 50.8% इजाफा है। सबसे बड़ी आमदनी मार्केट आसियान, रूस और जनूबी कोरिया है। चाइनीज साइकिलिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2024 में मुल्क की साइकिल इंडस्ट्री की कुल आउटपुट वैल्यू 300 अरब युआन से तजावुज़ कर गई, जिसमें खेलों की साइकिलों की फ़रोख्त में 18% और स्मार्ट पावर स्टड साइकिलों की फ़रोख्त में 25% इजाफा हुआ। मकामी पुर्ज़ाजात की पैदावार की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन के शहर गोयांग में चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2025 का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 100 से ज़ायद डिजिटल इकोनॉमी के मंसूबों और सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुआहदों की मालियत 46.33 अरब युआन है। चीन के जनूब मगरबी सूबे गुइजू के दारुल हुकूमत गुइयांग में चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2025 हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 100 से ज़ायद डिजिटल इकोनॉमी के मंसूबों और सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत हुए, जिनकी मालियत 46.33 अरब युआन यानी तकरीबन 6.840 अरब अमरीकी डॉलर है। डेटा इंडस्ट्री मोमेंटम को चलाता है, इंटेलिजेंस मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है के मौजू पर 3 रोज़ा इस एक्सपो में डेटा से चलने वाली सनतों और मसनूई ज़हानत पर तवज्जो मरकूज की गई, जो डिजिटल तब्दीली की तलाश में टेक्नोलॉजी फराहम करने वालों और इंटरप्राइजेस को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बना। ये इस इवेंट का सालाना 11वां एडिशन था, जिसमें चीन और बैरून मुल्क से 16,000 से ज़ायद शुरका और 375 कंपनियों ने शिरकत की। सन 2015 में अपने आगाज़ के बाद से ये इवेंट सनत के रहनुमाओं के लिए एक आलमी मीटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुबई से 65 किलोमीटर जनूब में वाक़िया नूर एनर्जी 1 मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तबादलों का अहम जरिया है। हाइब्रिड सोलर एनर्जी का मंसूबा मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क के चौथे मरहले पर मुश्तमिल है। मंसूबे से मुकम्मल ऑपरेशनल होने के 6.7 अरब किलोवाट बिजली पैदा की गई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 30 लाख टन की कमी हुई है। दुबई से 65 किलोमीटर जनूब में वाक़ नूर एनर्जी 1 मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक अहम ताउन है। यह हाइब्रिड शमसी तवानाई का मंसूबा मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क के चौथे मरहले पर मुश्तमिल है। मुकम्मल तिजारती ऑपरेशन के बाद से इसने तकरीबन 6.7 अरब किलोवाट बिजली पैदा की है और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 30 लाख टन की कमी की है। ये मंसूबा कंसनट्रेटेड सोलर पावर और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज़ को यकजा करता है। इसमें 263 मीटर का एक मरकजी टावर है, जिसके गिर्द 70,000 हीलोस्टेट्स नस्ब हैं। ये 6,000 से ज़्यादा मयारी फुटबॉल फील्ड्स के रकबे पर मुहित है और इसमें 6,000 से ज़्यादा पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। इस मंसूबे ने दुबई की तवानाई की मुंतकिली में अहम किरदार अदा किया है, नीज़ हज़ारों मुलाजमतें पैदा की हैं, मकामी सप्लाई चेन को फ़रोग़ दिया है और काबिल तजदीद टेक्नोलॉजी के इल्म की मुंतकिली को बढ़ाया है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की 2050 की तवानाई की हिकमत अमली के मुताबिक है, जिसका मकसद तेल पर इन्हिसार को कम करना और 2050 तक कार्बन गैर जानिबदारी हासिल करना है।
چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں سول ایویشن کی خدمات کے آغاز کے 60 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ علاقے میں سول ایویشن کے محکمے نے تاریخی ترقی کی ہے۔ ہوائی اڈوں کی تعداد 1 سے بڑھ کر 8 ہو گئی، رن وے کی تعداد 10 ہو گئی اور ٹرمینل کی عمارتوں کا کل رقبہ 1600 مربع میٹر سے بڑھ کر 1,50,000 مربع میٹر سے زیادہ ہو چکا ہے۔ چین کے جنوب مغرب میں واقع شیزانگ خود اختیار علاقے میں سول ایویشن کی خدمات کے آغاز کو 60 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کے دوران علاقے میں ہوائی نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے میں تاریخی ترقی ہوئی ہے۔ ہوائی اڈوں کی تعداد 1 سے بڑھ کر 8 ہو گئی ہے، رن وے کی تعداد 10 ہو گئی ہے اور ٹرمینل عمارتوں کا کل رقبہ 1,600 مربع میٹر سے بڑھ کر 1,50,000 مربع میٹر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ شیزانگ کا ہوائی نیٹ ورک ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، جہاں ہوائی راستوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے اور روزانہ پروازیں 200 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ یہ نیٹ ورک 81 شہروں سے جڑا ہوا ہے، جس نے شیزانگ کی معیشت کو اور تجارت کو فروغ دیا ہے۔ سن 2024 میں مسافروں کی تعداد 76 لاکھ سے زیادہ رہی، جبکہ کارگو اور میل کی مقدار 22,000 ٹن تک پہنچی۔ سن 2025 کی پہلی شش ماہی میں 34,000 پروازیں آپریٹ کی گئیں، جنہوں نے 37 لاکھ مسافروں اور 26,000 ٹن کارگو کی نقل و حمل کی سہولت فراہم کی۔ یہ ترقی شیزانگ کے معاشی و سماجی تعاون اور علاقائی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین کے شمال مغربی خود اختیار علاقے میں موسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ہی چرواہوں نے اپنے ریوڑوں سمیت چراگاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ سنکیانگ میں چرواہے اپنے ریوڑوں کو گھاس کے موسم کے مطابق دور دراز مختلف چراگاہوں پر لے جاتے ہیں تاکہ گھاس کے میدان دوبارہ سبز ہو سکیں اور قدرتی وسائل کے استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے جنوبی حصے میں موسم ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ہی چرواہوں نے اپنے ریوڑوں سمیت خزاں کی نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ سنکیانگ میں چرواہے اپنے ریوڑوں کو سال بھر گھاس کے بڑھنے کے موسم کے مطابق مختلف چراگاہوں تک لمبے فاصلے تک لے جاتے ہیں تاکہ گھاس کے میدانوں کو دوبارہ سبز ہونے کا موقع مل سکے اور قدرتی وسائل کے استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ قزلسو کرغیز خود اختیار پریفیکچر کے ایک چراگاہی علاقے میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کے بعد تقریباً 100 چرواہوں اور 12,000 مویشیوں نے اس علاقے سے کوچ کا آغاز کیا۔ مقامی پولیس اہلکاروں نے اس عمل کے دوران گاڑیوں یا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی نگرانی کی اور خاص طور پر گھاٹیوں، پہاڑی دروں یا دیگر اہم حصوں سے گزرتے وقت خصوصی احتیاط برتی۔ آکسو پریفیکچر کی وینسو کاؤنٹی کے 30 سے زائد چرواہوں نے بھی مقامی پولیس کی مدد سے تقریباً 1,000 مویشیوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنوبی سنکیانگ میں نقل مکانی کا یہ عمل اکتوبر کے آغاز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جنگ کے میدان میں صورتحال کو بہتر کرنے پر زور دیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے مستقل نائب نمائندے گینگ جوان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری سے سیاسی حل کے لیے مثبت ماحول کو فروغ دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ خاص طور پر اہم سٹیک ہولڈرز کو جنگ بندی کے لیے مزید سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے گینگ شوانگ نے روس یوکرین تنازع کے حوالے سے کہا کہ امید ہے کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جنگ کے میدان میں صورتحال کو بہتر کرنے پر زور دیں گے۔ بین الاقوامی برادری سے سیاسی حل کے لیے مثبت ماحول کو فروغ دینے کی اپیل کرتے ہوئے گینگ شوانگ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری خاص طور پر اہم اسٹیک ہولڈرز کو جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مزید سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین پہلے دن سے ہی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے اور امن مذاکرات اور بحران کے سیاسی حل کو فعال طور پر فروغ دے رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے پیش کردہ 4 نکات کی رہنمائی میں چین نے متعلقہ فریقوں کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہیں، شٹل ڈپلومیسی کے لیے خصوصی ایلچی بھیجے ہیں اور امن پر اتفاق رائے پیدا کرنے اور امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ میں یوکرین کے بحران پر فرینڈز آف پیس پلیٹ فارم کے قیام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین بحران کے جلد سیاسی حل کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا خواہاں ہے اور بحران پر روس اور امریکہ، یوکرین اور امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کے درمیان حالیہ مصروفیات اور مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔
वेलकम बैक। चाइना मीडिया ग्रुप और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू SCO तियानजिन समिट मुआशी और तरक्की मौक़े था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव विजन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था ये मुनसिफाना और मतवाज़न इल्मी निज़ाम की तश्कील की जानिब अहम कदम है। ऐसा निज़ाम जो तमाम ममालिक को बाइख्तियार बनाता है और हकीकी कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देता है। चाइना मीडिया ग्रुप और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इश्तराक से इस्लामाबाद में एक अहम सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसका मौजू था SCO तियानजिन समिट मुआशी और तरक्याती मौक़े। इस मौके पर मुकर्ररीन ने सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के विजन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन आलमी निज़ाम की तश्कील की जानिब एक अहम कदम है, एक ऐसा निज़ाम जो तमाम ममालिक को बाइख्तियार बनाता है और हकीकी कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देता है। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने अपने खिताब में कहा कि SCO का फ्रेमवर्क इलाकाई ताउन के लिए निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पायदार तरक्की और आलमी इस्तेहकाम की कलीद है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए नए मौक़े फराहम करता है ताकि वो बाहमी ताउन और मुश्तरका मंसूबों के जरिए तरक्की की नई राहें तलाश कर सकें। बहुत बड़ी बात है, मैंने तो अपनी तकरीर में पूरा डिटेल से यही कहा है, जो प्रेसिडेंट शी ने नया विजन दिया है ना, इससे पहले तो आपस में कन्फ्रंटेशन और एक ब्लॉक्स और रीजनल ग्रुप्स की बात होती थी। प्रेसिडेंट शी पिंग ने जो ये बात की है तो ये बहुत ही नई इनोवेशन है और मैं समझता हूँ दुनिया को करीब लाने के लिए और कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बात तो यही कि उन्होंने तो एक मिसाल दी ना, चाइना में 700 मिलियन लोग गुर्बत से निकल गए, तो असल तो लोगों की डेवलपमेंट है, असल तो मकसद किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी निज़ाम का यही है। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ चाइना में, मेरा तो क्योंकि खुद अपना ذاتی तौर पे है उनसे ऑब्जर्वेंस, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट शी की ये बहुत बड़ा टाइमली विजन है और ये उन्होंने ऑलरेडी इसको तो इम्प्लीमेंट भी किया है, रीजनल सारा जो इसी में मेंशन भी किया और हमारे यहाँ सारी कनेक्टिविटी की जो बातें हो रही हैं, जो रोड्स सारे लिंक बन रहे हैं पूरे नेबरिंग कंट्रीज में, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं समझता हूँ एक नया विजन है जो है SCO में उन्होंने दिया है। इस पर सोचा तो जा रहा था लेकिन इस कभी किसी के पास इतना ये इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया, इतनी दिलेरी से उन्होंने बात की है। वो तो कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते किसी मुल्क के साथ, वो तो कहते हैं सब मिल के तरक्की करें। चीनी सिफारत खाने के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन शी युआनशांग ने जोर दिया कि चीन इंसाफ, बराबरी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी को अपनी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल मानता है। उन्होंने कहा कि SCO रुकन ममालिक को बाहमी एहतराम, मुसावात और पुरअमन तरक्की के रिश्ते में जोड़ता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि चीन सब्स टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि SCO जैसे प्लेटफॉर्म मौसमियाती इंसाफ और सब्ज़ तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने पाक चीन ताउन को एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत करार दिया। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि चाइना की तमाम लीडरशिप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और SCO का ये जो खूबसूरत और बहुत मैं समझती हूँ इस वक्त की जो अहम ज़रूरत है उसका जो इनेकाद हो रहा है उसके ऊपर वो काबिल, उनके तमाम तर अमल जो है वो काबिल तहसीन है। और जहाँ तक बात आती है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की, अगर हम SDGs की बात करें तो मैं समझती हूँ कि ये वो वक्त है कि जब पूरी दुनिया को चाइना से बिलखुसूस तौर पर ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं उनको बुरोकार लाते हुए प्लानिंग के तहत तमाम जो पिलर्स बनाए, उसमें कैसे पावर्टी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो और इकोनॉमी की ग्रोथ हो, एवरीथिंग जो है उसके अंदर जिस तरह से कामयाबी हासिल की है। अगर तमाम तर रीजन, बल्कि मैं समझती हूँ अगर तमाम तर लोग उस पर अमल कर लें तो पाकिस्तान ही नहीं, चाइना ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो पीसफुल जगह बन सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का हल जंग में नहीं है, अमन में है, एक दूसरे की मदद करने में है। और चाइना ने हमेशा इस बात को आगे बढ़कर
साबित भी किया है। देखिए, जब बात हम करते हैं ये इन तमाम तर जो इनिशिएटिव्स हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो कोई और जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात हो, तो वो तमाम तर जो इनिशिएटिव्स हैं ये तरक्की, कामयाबी और इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। और जब हम बात इकनॉमिक ग्रोथ की करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा जो हल है मसाइल का वो नहीं है। और जहाँ तक बात है दो मुल्कों की, बल्कि मैं समझती हूँ दो मुल्कों की नहीं, ये बहुत सारे और मुल्कों के लिए भी इट्स गोइंग टू बी एन ओपन कॉरिडोर फॉर अदर्स एज वेल। मारूफ तज्जियाकार और AIERD के CEO शकील अहमद रामी ने अपने खिताब में कहा कि सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दरअसल आलमी क़यादत का आकाश है। ये एक ऐसा विजन है जो दुनिया को मुशावरत, शराकतदारी और मुसावी मुफादात पर मबनी हुक्मरानी की तरफ ले जा रहा है। सेमिनार के शुरका ने सदर शी जिनपिंग के SCO तियानजिन समिट में पेश करदा कलीदी इक़दामात को भरपूर सराहा और इन्हें इलाकाई तरक्की और ताउन की जानिब अमली कदम करार दिया। मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें इतना अच्छा एक नेबरिंग कंट्री मिला हुआ है जो हमारे कंट्री को सपोर्ट करता है। जब भी कभी मुश्किल आती है, जब भी कोई इशू होता है, कोई भी फ्लड्स आ रहे हैं और इस पे आ रहा है या कोई भी ऐसा इशू आ रहा है, तो हमारे कंट्री के लिए जो साथ खड़ा हुआ होता है वो चाइना ही होता है। ये सेमिनार इस हकीकत का मजहर था कि SCO अब महज एक इलाकाई तंजीम नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमन, तरक्की और बाहमी इन्हिसार पर मबनी मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। सदर शी जिनपिंग का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इसी विजन की तौसीह है, एक ऐसा विजन जो इंसाफ, मुसावात, शराकतदारी और पायदार तरक्की पर मबनी नए आलमी निज़ाम की तरफ पेशरफ्त है। ये इनिशिएटिव न सिर्फ रुकन मुमालिक को बाहमी एतमाद और ताउन के रिश्ते में जोड़ता है बल्कि आलमी बिरादरी के लिए मुश्तरका खुशहाली और कसीरुल जहती ताउन का अमली खाका भी फराहम करता है। बर्फ का जर्रा कैसा दिखता है? बर्फ का हर जर्रा एक क्रिस्टल होता है जो फिजा में मौजूद पानी के बुखारात के जमकर ठोस शक्ल में तब्दील होने से बनता है। उसकी शक्ल आमतौर पर 6 कोनों वाली होती है और ये क्रिस्टल शक्ल में होता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फ का जरा कैसा दिखता है? बर्फ का हर जरा एक क्रिस्टल होता है जो फिजा में मौजूद पानी के बुखारात के जमकर ठोस शक्ल में तब्दील होने से बनता है। इसकी शक्ल आमतौर पर 6 कोनों वाली होती है और ये एक खूबसूरत क्रिस्टल बनता है। बर्फ के एक जरे का साइज आमतौर पर 0.05 से 4.6 मिलीमीटर के दरमियान होता है। चाहे बर्फ का जरा कितना ही छोटा या हैरत अंगेज क्यों न हो, इसके क्रिस्टल हमेशा हेक्सागोनल शक्ल में ही होते हैं। जिनमें सीहा खानदान के दौर के शायर हान यिंग ने हान शायरी की सवान ख़याल में लिखा है कि ज़्यादातर फूल 5 पदलियों वाले होते हैं, सिर्फ बर्फ के जरे 6 पदलियों वाले होते हैं। ये आलमी साइंस की तारीख में सबसे पहला तहरीर रिकॉर्ड है कि बर्फ के जरे हेक्सागोनल थांजे हैं। सैलाब कैसे पैदा होता है? सैलाब एक कुदरती आफत है जो मूसलाधार बारिश, बर्फ का तेजी से पिघलना और तूफान वगैरह जैसे कुदरती अवामिल से आते हैं, जिससे दरियाओं और झीलों में पानी के हजम में तेजी से इजाफा होता है और पानी की सतह तेजी से बुलंद होती है। जानिए सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में। सैलाब कैसे पैदा होता? सैलाब एक कुदरती आफत है जो मूसलाधार बारिश, बर्फ का तेजी से पिघलना, तूफान वगैरह समेत दीगर कुदरती अवामिर की वजह से आते हैं, जिसके नतीजे में दरियाओं और झीलों में पानी के हजूम में तेजी से इजाफा होता है या पानी की सतह तेजी से बुलंद होती है। सैलाब को बारिश से सैलाब, पहाड़ों की जानिब से सैलाब, बर्फ पिघलने से सैलाब और बर्फानी सैलाब वगैरह में तकसीम किया जाता है। मारूजी तौर पर देखा जाए तो अक्सर आने वाले सैलाबों की वजूहात कुदरती होती है। बारिश की कम या कसरत तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन पानी का इंतजाम इंसान ही करता है। ज़्यादा बारिश वाले सालों में सैलाबी आफत होने और इसकी शिद्दत में इंसान अवामिर का अमल ताहिर है। तवीर मददी जंगलात की कटाई बार बार आने वाले सैलाब की एक अहम वजह है।
जंगरात ज़मीनी निज़ाम के मरकज़ हिस्से के तौर पर पानी के मंबे को बरकरार रखने, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और मौसम की तंजीम जैसे कई अफ़ाल लिखते हैं और सैराब की शिद्दत को कम करने में इनका कोई मुतबादिल नहीं है। कहा जा सकता है कि जब सैराब आता है तो ज़रूरी नहीं कि आफत आई, लेकिन अगर जंगल तबाह हो जाए तो एक छोटा सा सैराब भी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। लियू शियाओइन बीजिंग कढ़ाई वर्कशॉप की बानी हैं और एक कारीगर जो मशरकी जमालियात की वारिस हैं। बीजिंग कढ़ाई कदीम चीनी कढ़ाई की एक तकनीक है जिसमें शानदार मटेरियल और दीदा ज़ेब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सुइयों और धागों के ढेर पर मबनी बीजिंग कढ़ाई से मुतालिक रिपोर्ट देखिए। ये लियू शियाओइन है। ये बीजिंग में पैदा हुई और एक बीजिंग कढ़ाई वर्कशॉप की बानी है। बीजिंग कढ़ाई एक कदीम चीनी कढ़ाई की टेक्निक है। इसमें शानदार मटेरियल और दीदा ज़ेब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सुइयों और धागों के ढेर में परवान चढ़ी हूँ। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि बीजिंग कढ़ाई क्या है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं कढ़ाई करना चाहती थी। बचपन में लियू शियाओइन को अपने आबाई शहर के म्यूजियम की एक नुमाइश में पहली मर्तबा बीजिंग कढ़ाई देखने का मौका मिला। जब मैंने गोल्डन ड्रैगन का लिबास और इसकी शानदार कढ़ाई देखी तो मुझे बीजिंग कढ़ाई की मौजूदगी का पता चला और एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द एक याद मौजूद है जो मेरे दिल को लुभाती है। लियू शियाओइन के दादा एक दर्जी हैं और उनकी दादी और वालिदा भी कढ़ाई करना जानती हैं। सुइयों और धागों के ढेर में परवान चढ़ने वाली लियू शियाओइन बीजिंग कढ़ाई की जानिब दिल से मुतवज्जे हुई और इस मुनफरिद कढ़ाई को सीखना शुरू किया। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो पोनी की कढ़ाई थी। हम तस्वीरें बनाने के लिए जंगशान पार्क जाया करते थे और पत्तों की नशोनुमा की समत का मुशाहिदा करते थे। पत्तों के धूप वाले और सायादार पहलू होते हैं, लिहाजा इनके रंग में फर्क होता है। मैं इन्हें मुसलसल बदलती और एडजस्ट करती रहती थी। ये चीनी लोगों का फितरत से सबक हासिल करने का सादा सा तरीका है। हर पत्ते की अपनी शक्ल होती है। 100 पत्तों की कढ़ाई करने के बाद दुनिया की तमाम चीजों की कढ़ाई की जा सकती है। लियू शियाओइन ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरे दिल से बीजिंग कढ़ाई सीखने का फैसला किया। वो कहती हैं कि सिलाई मशीन की आवाज बहुत खुशगवार होती है। वो गैर मादी सकाफत की विरासत और कमर्शलाइजेशन के दरमियान तवाज़ुन तलाश कर रही हैं। इसे हाथ से बनाया जाता है जो मशीनी अमल के मुकाबले में मुख्तलिफ है, इसलिए हैंडमेड बहुत अहम है। कढ़ाई के लिए बड़ी ताकत की जरूरत होती है। कई दहाइयों के बाद लियू शियाओइन की उंगलियों की हड्डियां खासी मोटी हो चुकी हैं। शहादत की उंगली भी कदरे झुकी हुई है। इनके मुताबिक कढ़ाई के ये शानदार काम एक मुनफरिद मशरिकी जमालियात के हामिल हैं। इस बटरफ्लाई ब्रॉच का ख्याल 100 तितलियों की पेंटिंग से लिया गया है। पहले कपड़ों पर सैकड़ों तितलियां होती थी, अब मैंने इसे एक तितली में बदल दिया। 100 से 1 की ये तब्दीली तितली के अंदर को हमारे अंदर पैदा करती है। इसका मतलब ये है कि हम अच्छे, खुश और सेहतमंद रहें। बीजिंग कढ़ाई की एक और खुसूसियत ये है कि हर तस्वीर का मतलब होता है और हर मतलब खुशबख्ती की अलामत है। मिसाल के तौर पर बांगन टेम्पल में गेंगो का पता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे डिजाइन के जरिए हम इसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए महफूज कर सकेंगे।
अब लियू शियाओइन बीजिंग कढ़ाई की महारतों को दीगर प्रोडक्ट्स पर भी इस्तेमाल करती हैं और ये प्रोडक्ट्स नौजवान लड़कियों में बहुत मकबूल हैं। गैर मादी सकाफती वर्से की वारिस के तौर पर लियू शियाओइन न सिर्फ इस फन को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इसे जिद्दत भी दे रही हैं। मवाद के हवाले से जिद्दत भी बहुत जरूरी है। रेशम का धागा जो कदीम जमाने में बीजिंग कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था आसानी से फेड हो जाता है। लियू शियाओइन ने कढ़ाई के मटेरियल को तब्दील किया। ये रेशम स्टील रेशम की तरह नरम होता है जबकि स्टील की तरह मजबूती फराहम करता है। हमने इस सिल्क स्टील की खसूसियात की वजह से इसका इस्तेमाल किया है। ये फायर प्रूफ है और लंबे अरसे तक खराब भी नहीं होता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद दहाइयों या फिर सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसकी खूबसूरती लोगों के लिए बरकरार रहेगी। कई सालों की कोशिशों से लियू शियाओइन की बनाई हुई मसनूआत लोकल मार्केट के एक गुमनाम स्टॉल से बैनुल-अक़वामी स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। लियू शियाओइन बीजिंग कढ़ाई की क्लासेस का भी एहतमाम करती हैं और उनकी सिखाई हुई खवातीन इजाफी आमदनी भी हासिल करने लगी हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफे के लिए थोड़ा सा हुनर सीखना चाहती थी। इन तैयारशुदा मसनूआत को देखकर मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ। गैर मादी सकाफती वर्सा सिर्फ अजायब घरों में दिखाया जाने वाला वर्सा नहीं बल्कि इसे मुसलसल रोजमर्रा जिंदगी में जिंदा रखा जाता है। यही वो मकाम है जहाँ लियू शियाओइन को लगता है कि वो कीमती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल मजीद मसनूआत तैयार होंगी और हमारे तिजारती रास्ते खुलेंगे। फिर बीजिंग से आगे, चीन से बाहर और बिलाखिर पूरी दुनिया तक पहुँच सकेंगे। हम चीन में अपनी ऐशो आराम की मसनूआत तैयार करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन के सूबा यूनान में डाली इस इलाके की कदीम तरीन तहजीब में से एक है। आज हम चीन के कदीम शहर डाली का रुख करेंगे ताकि देख सकें कि माजी का ये तारीखी शहर अब किस शक्ल में तब्दील हो चुका है। डाली शहर में हल्की हल्की बारिश, दर्जा हरारत का अचानक गिरना, मगर सयाहों का जोशो खरोश अरूज पर होता है। शहर में पत्थर की सड़कें बारिश से चमक उठी और गलियों में रंग बिरंगी छतरियाँ फूलों की मानंद नजर आ रही हैं। कुदरत ने इस शहर को एक मुनफरिद हुस्न बख्शा है। रिपोर्ट देखिए। चीन के सूबे यूनान में वाक़े डाली इस इलाके की कदीम तरीन सकाफती तहजीबों में से एक का गहवारा है। आज हम कदीम शहर डाली का रुख करेंगे ताकि देख सकें कि माजी का ये तारीखी शहर आज किस शक्ल में तब्दील हो चुका है। आज डाली कदीम शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही है। दर्जे हरारत अचानक गिर गया है लेकिन सयाहों का जोश खरोश फिर भी बरकरार है। कदीम शहर में पत्थर की सड़कें बारिश से चमक उठी हैं और गलियों में रंग बिरंगी छतरियां फूलों की तरह लग रही हैं जो शहर को एक मुनफरिद हुस्न बख्श रही हैं। गली के दोनों अतराफ की दुकानों और फुटपाथ के दुकानदार भी किसी से पीछे नहीं हैं। इनकी आवाजें गूंज रही हैं जो डाली की खास सौगात सयाहों के सामने पेश कर रहे हैं। शहर में दाखिल होते ही आप बाई कौमीद की रिवायती रिहायशी तामीरात देख सकते हैं। नीली टाइलों वाली छतें, सफेद दीवारें, लकड़ी की नफीस कंदाकारी वाले दरवाजे और दिलकश फन्ने तामीर के नमूने नजर आते हैं। गलियों में पुराने मकानात अब भी अपनी असल हालत में हैं। डाली कदीम शहर को जामनी शहर भी कहा जाता है जो हमेशा से सयाहों को अपनी तरफ खींचता चला आया है। डाली कदीम शहर की तारीख 1200 साल से जायद है। यहाँ का कन्फ्यूशियस मंदिर
खूबसूरत लकड़ी की कंधाकारी, सुर्ख सुतूनों और शानदार हॉल के साथ कदीम शहर के इल्म सकाफत की खुशहाली की अलामत है। इसके करीब वाक़ई डाली म्यूजियम में 800 से ज़ायद कदीम पत्थर के नक्शो निगार, रंगीन पेंटिंग्स और मिट्टी के मुजस्समे महफूज हैं जो 1000 साल पहले के लोगों की जिंदगी को दिखाते हैं। शहर के मुकम्मल नज़ारे के लिए वूहा टावर जरूर जाएं। ये टावर जहां कभी नानजाओ बादशाह मुमताज मेहमानों का इस्तकबाल करता था। टावर से पूरा कदीम शहर नजर आता है, नफीस टाइल वाली छतें, पुररौनक बाजार और दूर फासले पर शांगशान पहाड़ खड़ा है। अब आइए 1000 साल पहले के डाली शाही दौर में चलते हैं। चीनी लोग तहजीर की तरफ से मारामार है और चीन में एक बहुत मशहूर मुसन्निफ चिंग ने खुफू के बारे में कई नॉवल लिखे हैं और चीन में कई कहानी तारीख बस नजर में लिखी गई है। तो आइए हम ये तहरीराती मार्शल आर्ट के शहर का दौरा करेंगे। डाली टियानलोंग बाबू फिल्म सिटी चीन के मगरबी हिस्से का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है जो तकरीबन 46 हेक्टेयर रकबे पर मुहित है, जिसका कुल तामीराती रकबा 25,000 मुरब्बा मीटर है। 2002 में तामीर होने वाला ये कॉम्प्लेक्स आज डाली के अहम सयाहती मकामात में से एक बन चुका है। ये फिल्म सिटी 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। डाली सल्तनत, जिसमें डाली की तारीखी गलियां, शाही महल और जीनान वोंग के महल शामिल हैं। लियाओ सल्तनत लियाओ शहर के दरवाजे और बड़ी छोटी गलियों पर मुश्तमिल है। शीशिया शाही महल और न्यूचन कबायली इलाका जो कदीम जंगजू कबीलों की सकाफत को उजागर करता है। यहाँ कदीम इमारतों के अलावा दिन भर तारीखी ड्रामे, नानजाओ शाही रक्स और मौसीकी, छाया नाटक, तवील डंडों पर चलने का खेल, रिवायती शो, रेशमी गेंद फेंकना और लायन डांस जैसे रिवायती सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। फिल्म सिटी में घूमते हुए आपको बहुत ज्यादा रवायती लिबास के मरबूत अफराद मिल सकते हैं, और या तो वो फिल्म सिटी में मसरूफ होंगे या सियाहों के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे होंगे। ये तमाम रंगारंग सरगर्मियाँ इस मकाम को सयाहों के लिए एक दिलकश तजुर्बा बनाती हैं। यहाँ सबसे मकबूल तफरीही सरगर्मी रेशमी गेंद फेंककर चुरा की तलाश का शो है। शो शुरू होने से पहले ही यहाँ सियाहों का एक बड़ा हुजूम जमा हो जाता है। दूर से ढोल की थाप के साथ ही एक दस्ता शाही फरमान लेकर डुआन खानदान के घर पहुँचता है। खानदान के सरबराह जनाब डुआन डाली सल्तनत के शहनशाह का फरमान वसूल करते हुए अपनी बेटी के लिए दूल्हा की तलाश करते हैं। इसके बाद मिस डुआन अपने हाथ में रेशमी गेंद थामे मीनार पर चढ़ती हैं ताकि अपनी पसंद का शख्स मुंतखब कर सकें। नीचे खड़े तमाम हाजिरीन इस उम्मीद में हाथ फैलाए खड़े हैं कि किसी तरह ये मुबारक गेंद उनके हाथ लग जाए, जो खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। आखिर में मैं आप सबको दुआ को होंगे आपको भी ये मौका मिले कि ताज का दौरा करें और यहाँ के मकामी मुख्तलिफ सकाफत का तजुर्बा करें। हो सकता है कि आपको भी ये रेशमी गेंद बारे मुबारक मौके की खुशी की जेम बन जाए। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें GNN, क्योंकि GNN जानता है।